अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम 10th क्लास बायोलॉजी के अंदर जितनी भी जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और उन डायग्राम्स से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं पेपर के अंदर, उन क्वेश्चंस को भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ये कि जैसे यहाँ पर लेबलिंग है, डायाफ्राम की लेबलिंग आपसे पूछ सकते हैं। जैसे ये मेंशन्ड है, यहाँ पे डायाफ्राम है, तो पेपर के अंदर ऐसे लाइन लगी होगी और आगे उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन मार्क दिया होगा, या वो बोलेंगे इसको बताएं ये कौन सा पार्ट है और इसका ब्रीथिंग के अंदर क्या रोल होता है, ठीक है, या फिर इसका रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या रोल होता है। तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये जो डायाफ्राम होता है ये ऊपर की जानब मूव करता है, और जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी इनहेलेशन के दौरान ये डायाफ्राम नीचे मूव करता है। यानी इसकी वजह से हमारे जो लंग्स का साइज़ है उसे कंट्रोल किया जाता है ताकि हम एयर को इनहेल कर सकें या फिर एक्सेल कर सकें। इसके बाद जैसे ये ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकस हैं, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है कि इनकी लोकेशन कौन सी है, या फिर ऐसे लाइन लगी होगी आपसे पूछेगा कि ये कौन सा पार्ट है। जैसे ट्रैकिया है, आपसे ये पूछ सकता है कि ये कौन सा पार्ट है। और इसके बाद जैसे लेरिंक्स है, आपसे पूछ सकता है कि ये वाला कौन सा पार्ट है। ऐसे एरो लगा होगा या फिर लाइन लगी होगी और वो आपसे पूछ सकता है ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है और इसे आप डिफ़ाइन करें। इस तरह के क्वेश्चंस इस डायग्राम से बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है गैशियस एक्सचेंज के हवाले से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एल्वेलाई। आपसे वो पूछ सकता है कि ये कौन सा पार्ट है, तो ये एल्वेलाई है। ये लंग्स के अंदर 200 से 300 मिलियन एल्वेलाई मौजूद होती हैं। इन एल्वेलाई के ज़रिए गैशियस एक्सचेंज होता है, यानी जो हम एयर इनहेल करते हैं वो इन हवा की थैलियों यानी एल्वेलाई के अंदर जाती है, ठीक है। और इन एल्वेलाई की सराउंडिंग में ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, इन्हें हम कहते हैं ब्लड कैपलरीज, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसकी भी लेबलिंग वो आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सी ब्लड वेसल है। और एक और चीज़, जो ऑक्सीजन है ना वो मूव करती है एल्वेलाई से ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से मूव करती है हमारी एल्वेलाई के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात, ये जो ब्लड आ रहा है ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो ब्लड यहाँ से निकल रहा है ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, और ये जो ब्लड आ रहा है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो इस डायग्राम के हवाले से आपने जहन में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है ब्रीथिंग के हवाले से। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई करें कि कौन सी इन्हेलेशन है और कौन सी एक्सेलेशन है। तो जैसे यहाँ पे तो डायग्राम लेबल्ड है, तो आपसे पेपर के अंदर ऐसे हाली डायग्राम पूछ सकता है, वो इतनी सी, ठीक है, उसमें ये एरो शेरो भी नहीं लगे हुए होंगे। तो वो आपसे इस तरह के डायग्राम पूछ सकता है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से इन्हेलेशन कौन सी है और एक्सेलेशन कौन सी है। तो सिंपल बात, जिसमें जो डायाफ्राम होता है वो ऊपर मूव करता है ना, वो हमारी होती है एक्सेलेशन। यानी इसमें हम सांस बाहर निकालते हैं, जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो फिर डायाफ्राम जो है वो ऊपर मूव करता है। डायाफ्राम के मसल्स रिलैक्स करते हैं, डायाफ्राम ऊपर मूव करता है। रिब्स के भी जो मसल्स होते हैं वो भी रिलैक्स करते हैं और रिब्स अंदर की जानब मूव करती हैं, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और एयर फिर लंग्स से बाहर मूव करती है। अच्छा, इसके बाद जो हम इनहेलेशन के दौरान क्या होता है कि जो डायाफ्राम के मसल्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। और इसी तरह से जो रिब केज के मसल्स होते हैं ना, रिब्स के दरमियान मसल्स, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स बाहर की जानब मूव करती हैं, जिसकी वजह से लंग्स एक्सपेंड होते हैं और एयर लंग्स के अंदर मूव करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे आपके पेपर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई करें कि इनहेलेशन कौन सी है और एक्सेलेशन कौन सी है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है एल्वेलाई के स्ट्रक्चर के हवाले से। तो पेपर के अंदर वो आपसे पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे तो ये मेंशन्ड है कि ये नॉर्मल है और ये एम्फीसीम है, तो पेपर के अंदर वो आपसे पूछ सकता है कि इन दोनों में से एल्वेलाई का कौन सा स्ट्रक्चर नॉर्मल है और कौन सा स्ट्रक्चर एबनॉर्मल है, और जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन सी डिज़ीज़ एग्जिस्ट कर रही है, किस डिज़ीज़ की वजह से ये एल्वेलाई का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, ठीक है, और उस डिज़ीज़ को डिफ़ाइन करें। तो नॉर्मली एल्वेलाई के दरमियान ऐसे छोटी छोटी वॉल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एल्वेलाई का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो एयर में से ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जाती है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वेलाई के अंदर आती है। लेकिन ये जो एम्फीसीमा बीमारी होती है जिसमें कुछ एलर्जेंस की वजह से, कुछ केमिकल्स की वजह से,
कुछ बैक्टीरिया की वजह से ये जो एल्वेलाई की छोटी छोटी वॉल्स होती हैं दरमियान में, ये टूट जाती हैं और एक लार्ज एयर सैक बन जाता है, एक लार्ज एल्व्यूलर सैक बन जाता है जिसका सरफेस एरिया कम से कम होता है, जिसके ज़रिए कम से कम गैशियस एक्सचेंज होता है, यानी कम से कम ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जाती है और कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में से इस एल्वेलाई के अंदर आती है। ठीक है, तो ये आपने इस डायग्राम को इस तरह से जहन में रखना है कि कौन सी नॉर्मल एल्वेलाई है और कौन सी ख़राब एल्वेलाई है, एबनॉर्मल एल्वेलाई है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है यूरिनरी सिस्टम के हवाले से। तो इसके अंदर आपने ये जहन में रखना है कि ये किडनीज़ हैं, किडनीज़ के अंदर जो ब्लड को लेके आ रही होती हैं उन ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं रीनल आर्टरी, और वो रीनल आर्टरी निकलती हैं एओर्टा से। ठीक है, और इसके बाद वो ब्लड वेसल्स जो कि किडनी से फ़िल्टर्ड ब्लड को, फ़िल्टर्ड ब्लड मतलब जो ब्लड साफ़ हो जाता है, किडनीज़ का काम होता है ब्लड को फ़िल्टर करके यूरिन बनाना। ठीक है, तो वो ब्लड जो फ़िल्टर्ड ब्लड होता है वो किडनी से रीनल वैन के ज़रिए वापस फिर हमारे हार्ट के अंदर जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यूरिनरी सिस्टम के अंदर ये आपने जहन में रखना है, जैसे ये जो एक किडनी है, इस किडनी से निकल रहा होता है यूरेटर। ठीक है, यूरेटर फिर आगे इंटर होता है किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके साथ जुड़ी होती है यूरेटर, दो यूरेटर होती हैं और ये यूरेटर कनेक्टेड होती हैं किडनीज़ के साथ। ठीक है, और इसके बाद वो पार्ट, वो ट्यूब जहाँ से यूरिन बाहर एक्सक्रीट होती है उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर वो जगह होती है जहाँ पे यूरिन स्टोर होती है। तो यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरेटर, किडनी, इनकी लेबलिंग आपसे पेपर के अंदर पूछ सकता है और इनका फंक्शन पूछ सकता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है। ठीक है, और इसके अलावा रीनल आर्टरी जो है इसकी लोकेशन क्या है, पेपर के अंदर वो आपसे पूछ सकता है और इसका फंक्शन क्या होता है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है वो किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से है। तो इसमें आपसे पेपर के अंदर वो पूछ सकता है, जैसे ये तो लेबल्ड पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट कौन सा है, रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये जो अंदर वाला पिंक वाला पार्ट है ये कौन सा है, रीनल मेड्यूला। ये जो स्मॉल इस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, रीनल पायरामिड्स। ठीक है, ये रीनल आर्टरी, रीनल वैन, ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, आपका पेपर जो है वो ब्लैक एंड वाइट होता है। ठीक है, तो उसमें इस तरह से कलर्ड पार्ट से तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि रीनल आर्टरी कौन सी है या रीनल वैन कौन सी, कलर्ड पार्ट तो होते नहीं है। ठीक है, तो उसमें आर्टरी का भी वही कलर डार्क होगा, ब्लैक होगा, और इसका भी ब्लैक ही होगा। तो आपने देख लेना है कि जिसके अंदर एरो ऐसे लगा होगा ना, यानी ये ब्लड को लेके जा रही है तो वो रीनल आर्टरी है। जिसके अंदर एरो ऐसे लगा होगा ना कि वो ब्लड को वापस किडनी से ला रही है तो वो रीनल वैन होगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो यूरिन होती है वो आगे कौन लेके जाता है, किडनी। जब ब्लड फिल्टर हो जाता है ना, यूरिन बन जाती है, तो फिर वो यूरिन यूरेटर के ज़रिए आगे जाती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, तो ये लेबलिंग इसकी जहन में रखिएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर नेफ्रॉन, ये किडनीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, किडनी के फंक्शनल यूनिट होते हैं। तकरीबन 1 मिलियन तक नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर वो आपसे पूछ सकता है कि ये वाला पार्ट कौन सा है। ठीक है, बोमेन कैप्सूल, इसका फंक्शन क्या होता है, यानी जब ब्लड इन कैपिलरीज़ के अंदर आता है ना, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़, इसकी भी लेबलिंग आपने जहन में रखनी है। यानी जब ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ के अंदर आता है तो बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर होकर आती हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, और वो सब्सटेंसेस जो बोमेन कैप्सूल के अंदर फ़िल्टर होकर आती हैं उन सब्सटेंसेस को कलेक्टिवली हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, और आपसे ये पूछ सकता है कि इस पहले पार्ट के अंदर यूरिन फार्मेशन का कौन सा स्टेप होता है। तो पहला स्टेप यानी जो प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है वो होता है इस बोमेन कैप्सूल वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है नेफ्रॉन का वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहाँ से मैक्सिमम चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, यानी 90% चीज़ें यहाँ से हमारे ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ना, जब ये आगे मूव करता है उसमें से 90% चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं थ्रू प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर इसके बाद ये यू शेप लूप ऑफ हेनले होता है। ठीक है, और इसके बाद ये इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है, मतलब लूप ऑफ हेनले को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो ये वाली है ना, ये डिसेंडिंग लिम्ब है,
और ये ऊपर वाली ये असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। तो यहाँ से वाटर और साल्ट्स को रीअब्ज़ॉर्ब किया जाता है, और इसके बाद लास्ट वाली डिस्टिल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ से भी वाटर और साल्ट्स को रीअब्ज़ॉर्ब करवाया जाता है। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट लास्ट वाला पार्ट है, जिसके अंदर 2 से 3 नेफ्रॉन जो है वो 2 से 3 नेफ्रॉन की डिस्टिल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल ओपन होती हैं, ठीक है। और यहाँ से भी ज़रूरत पड़ने पर वाटर को रीअब्ज़ॉर्ब करवाया जाता है हमारे ब्लड के अंदर। फिर ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ये ओपन होती है रीनल पेल्विस के अंदर, और रीनल पेल्विस ओपन होता है यूरेटर के अंदर। ये जो यूरेटर होती है ना, जो मैंने पीछे जिक्र किया था, उसी की जो बेस होती है ना, जो थोड़ी चौड़ी होती है, उसी को रीनल पेल्विस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की ही लेबलिंग है, ठीक है। तो इसमें आपने जहन में रखना है एक दो चीज़ें, जैसे ये है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। जिन ब्लड वेसल से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। एक ये आपने लेबलिंग जहन में रखना है। और फिर जब ये ब्लड कैपिलरीज जुड़ती हैं तो एक और आर्टरी बनती है जिसे ईफेरेंट आर्टरियोल कहते हैं, यानी ये वाली, एक मिनट, ये वाली ईफेरेंट आर्टरियोल है और ये वाली एफेरेंट आर्टरियोल है, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। और बाकी लेबलिंग उसी तरह से प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल कौन सा पार्ट है, लूप ऑफ हेनले कौन सा पार्ट है, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल कौन सा पार्ट है, ये आपने जहन में रखना है। पेपर के अंदर आपसे वो पूछ सकता है कि नेफ्रॉन का ऐसे स्ट्रक्चर बन सामने रख देगा, और ये भी पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई करें इस स्ट्रक्चर को कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है और इसका रोल क्या होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। और या फिर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि ये वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है, नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट कौन सा है और ये वाला पार्ट कौन सा है, और इनको आइडेंटिफाई करें और इनका यूरिन बनाने के अंदर क्या रोल होता है। तो आपने बता देना है कि जैसे प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, 90% चीज़ें यहाँ से ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये जो लूप ऑफ हेनले होता है तो इसका भी काम होता है रीअब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो वाटर और साल्ट्स यहाँ से रीअब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलिसिस के हवाले से। तो यहाँ पर आपसे वो पूछ सकता है कि ये कौन सी टाइप का डायलिसिस है, ठीक है। तो ये हीमोडायलिसिस है, ठीक है। और इस हीमोडायलिसिस के अंदर जैसे ये एरो मेंशन है ना, ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर जो ब्लड है, ये जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये वाला ब्लड फ़िल्टर्ड है या नॉन फ़िल्टर्ड है, ठीक है। तो ये वाला ब्लड जो यहाँ से आ रहा है ये फ़िल्टर्ड ब्लड है, ठीक है। और इस ब्लड में से वेस्ट यहाँ पर देखें ये मूव कर रहे हैं ग्लोमेरुलर ये जो डायलिसिस फ्लूइड है, यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड कंटिन्यूसली एंटर कर रहा है, ठीक है, और उधर से ब्लड आ रहा है। तो इस ब्लड में से वेस्ट इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जा रहा है, और फिर ये जो वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड है वो इस अलग ट्यूब के अंदर इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। और जो क्लीन ब्लड है उसे दोबारा से बॉडी के अंदर इंटर करवाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक और बात जहन में रखनी है, जो ब्लड है और जो डायलिसिस फ्लूइड है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, ताकि एफिशिएंट वे में जो ब्लड है वो फ़िल्टर हो सके, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि ब्लड एफिशिएंट वे में फ़िल्टर हो सके, इस वजह से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करवाए जाएं तो ब्लड अच्छे से फ़िल्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर न्यूरॉन की डायग्राम्स है, तो आपने जहन में रखना है कौन सा इंटर न्यूरॉन है, कौन सा मोटर न्यूरॉन है और कौन सा सेंसी न्यूरॉन है। मे बी वो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि ड्रॉ अ सेंसी न्यूरॉन, ठीक है, या फिर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना होगा और वो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से सेंसरी कौन सा है, मोटर कौन सा है और इंटर कौन सा है। तो इसमें सिंपल है, आपको पता है जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये गुच्छा सा इस तरह से जो बना हुआ है ये इंटर न्यूरॉन है। और जो मोटर न्यूरॉन होता है उसके अंदर एक ही एक्सॉन होता है और मैनी डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, ये भी आपको नज़र आ रहा है। और जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ज़्यादातर इनके अंदर एक एक्सॉन और एक ही डेंड्राइट होता है, ठीक है। और ये सेल बॉडी आपको दरमियान में यहाँ पे नज़र आ रही है।
तो मोटर न्यूरॉन का भी पूछ सकता है, सेंसरी न्यूरॉन का भी पूछ सकता है और इंटर न्यूरॉन का भी पूछ सकता है कि इनको आइडेंटिफाई करो। एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो सकता है, वो आपसे पूछ सकता है इनको आइडेंटिफाई करो और इनका रोल क्या होता है। ठीक है, जैसे जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं इनका काम होता है मैसेजेस को हमारे सेंसरी रिसेप्टर से दिमाग की तरफ या स्पाइनल कार्ड की तरफ लेकर जाना, और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उनका काम होता है कि जो रिस्पॉन्स है उसे हमारे दिमाग से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स यानी इफेक्टर्स तक लेके जाना। और जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं इनका काम होता है मैसेज को समझना, इंटरप्रेट करना, मैसेज को रीड करना। ठीक है, तो ये हमारे दिमाग और स्पाइनल कार्ड के अंदर होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिमाग का स्ट्रक्चर है और आपसे पेपर के अंदर ये पूछ सकता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाली डायग्राम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर दफ़ा इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो आपने जहन में रखना है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है सेरिबेलम। ठीक है, इसका रोल क्या होता है ये आपने जहन में रखना है, और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। और इसके बाद सेरिब्रम का रोल क्या होता है। ठीक है, हमारी समझ बूझ, लिखना, पढ़ना, सोचना, ये सब इस सेरिब्रम के अंडर होता है जो कि हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, इन दोनों का रोल क्या होता है। पोन्स ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा जैसे बहुत सारे स्पेशल रिफ्लेक्सेस जैसे स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग इनमें इन्वॉल्व होता है। इसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके बारे में पूछ सकता है कि इस आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा पार्ट है। तो आपने ये कुछ मेन चीज़ें जैसी सेरिबेलम एक, इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी ये सबसे नीचे ऐसे पत्ते की तरह का पार्ट होता है और इसका रोल क्या होता है, जैसे ये बॉडी बैलेंस और बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है। और इसके अलावा जो हमारे जब हम चलते हैं तो मसल्स के दरमियान कोऑर्डिनेशंस जो हैं, बॉडी के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन हो रही होती है उसमें भी ये सेरिबेलम हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड और सेरिब्रम, इनकी जो लेबलिंग है वो आपसे पूछ सकता है। बाकी जो लेबलिंग है वो नहीं पूछ सकता, जैसे कार्पस कोलोसम है, वेंट्रिकल्स है, थैलामस है, मिड ब्रेन है, हाइपोथैलेमस है, इनकी लेबलिंग वो आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरह से आप आइडेंटिफाई उन्हें नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऊपर ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं इनकी लेबलिंग वो आपसे पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो लोब्स हैं। ठीक है, नहायत अहम चीज़। तो ये दिमाग का जो बाहर वाला पीछे वाला पार्ट होता है ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, ये सेरिब्रम के ही लोब हैं जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद जो हमारे सर के ऊपर वाला होता है पैराइटल लोब, लोब का भी पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई करें कि ये वाला कौन सा लोब है और उनका रोल क्या है। ये फ्रंटल लोब सामने वाला, ठीक है, और टेम्पोरल लोब साइड्स वाला जो कि हीयरिंग और स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये लोब्स की भी आइडेंटिफिकेशन आपसे वो पूछ सकता है पेपर के अंदर और इनका रोल भी पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक अहम चीज़, दिमाग और स्पाइनल कार्ड के अंदर आपको पता है वाइट और ग्रे मैटर होता है, यानी वाइट और ग्रे पार्ट होता है। और आपने ये जहन में रखना है कि जो दिमाग होता है उसके अंदर जो बाहर वाला पार्ट होता है ना, अगर हम दिमाग का क्रॉस सेक्शन लें तो बाहर वाला जो पार्ट होता है वो होता है ग्रे मैटर। ठीक है, और जो अंदर वाला पार्ट होता है ये यहाँ पे होता है वाइट मैटर जिसे सेरिब्रल मेड्यूला कहते हैं। लेकिन जो स्पाइनल कार्ड होता है उसके अंदर इसका उलट होता है। ठीक है, स्पाइनल कार्ड के अंदर बाहर वाला जो होता है वो वाइट मैटर होता है और अंदर वाला ग्रे मैटर होता है। तो इस तरह से आपसे वो लेबलिंग में पूछ सकता है कि स्पाइनल कार्ड के अंदर वाइट मैटर कौन सा है और ग्रे मैटर कौन सा है। दो डायग्राम्स आपसे वहाँ पर बनी हो सकती है और उनमें पूछ सकता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर वाला कौन सा पार्ट है और वाइट मैटर वाला कौन सा पार्ट है, और इसी तरह से स्पाइनल कार्ड के अंदर ग्रे मैटर और वाइट मैटर वाला कौन सा पार्ट है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये रिफ्लेक्स आर्क, यानी जो रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे होता है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो इसका पाथवे आपने जहन में रखना है। जैसे सबसे पहले हम कोई भी चीज़ है, जैसे हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उसको सेंस करते हैं, फिर मैसेज जो है वो ये रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे है। और आपको पता है बहुत सारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनमें जो कोऑर्डिनेटर होता है, उनमें जो कंट्रोल करता है उन रिफ्लेक्स एक्शन को, वो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है। ठीक है, तो ये मैसेज रिसेप्टर्स की मदद से फिर सेंसरी न्यूरॉन के पास भेजा जाता है और सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को लेके जाते हैं स्पाइनल कार्ड के पास। ठीक है, और
जब ये मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए स्पाइनल कार्ड के अंदर आता है तो स्पाइनल कार्ड के अंदर मौजूद इंटर न्यूरॉन उस मैसेज को रीड करते हैं और रिस्पॉन्स बनाते हैं। फिर वो रिस्पॉन्स मोटर न्यूरॉन के ज़रिए भेजा जाता है मसल्स को या इफ़ेक्टर्स को, ठीक है, इफ़ेक्टर्स को। जैसे हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो जो हमारे हाथ के मसल्स हैं वो इफ़ेक्टर्स होंगे, उन तक फ़ौरन से मैसेज जाएगा और हमारा हाथ पीछे हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा और हम बाद में उस काम के बारे में सोचेंगे। तो ये पाथवे आपने जहन में रखना है रिफ्लेक्स आर्क का या रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो स्पाइनल कार्ड होता है ना, उससे जो मिक्स्ड नर्व्स निकल रही होती हैं, मिक्स्ड नर्व मतलब उसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन भी होते हैं। तो स्पाइनल कार्ड के पास आकर उन मिक्स्ड नर्व में से दो रूट्स निकलती हैं, एक डार्सल रूट निकलती है और एक वेंट्रल रूट निकलती है। डार्सल रूट के अंदर सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और वेंट्रल रूट के अंदर जो है वो मोटर न्यूरॉन होते हैं। यानी जो सिग्नल है ना वो ब्रेन के अंदर इंटर होता है डार्सल रूट की मदद से, यानी ये डार्सल रूट की मदद से सिग्नल इंटर होता है और वेंट्रल रूट की मदद से जो मैसेज है वो आगे इफ़ेक्टर्स तक जाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डायग्राम आई के स्ट्रक्चर के हवाले से है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर जो ब्लाइंड स्पॉट वाला रीजन है वो कौन सा है। ये ब्लाइंड स्पॉट वाला रीजन है, वो आपसे पूछ सकता है। और इसके बाद कॉर्निया यहाँ पर है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। बाकी इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लेबलिंग है तो वो आपसे नहीं पूछेगा। लेंस के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, कि लेंस कौन सा रीजन है और इसका मेन काम क्या होता है। जैसे इसका काम होता है लाइट रेस को फोकस करना किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर, ठीक है, ताकि जो भी चीज़ हम देखते हैं उसकी इमेज बन सके हमारे ब्रेन के अंदर। और इस तरह के बस इसमें से इतनी ज़्यादा, हाँ, एक वेट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर इनका पूछ सकता है आपसे, ठीक है। बाकी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसकी डायग्राम है, तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो आपसे वो पूछ सकता है आई के स्ट्रक्चर के हवाले से, जैसे कॉर्निया, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, लेंस या फिर प्यूपल। ये जो आयरस के दरमियान वाला ये जो रीजन होता है ना इसे हम कहते हैं प्यूपल, ठीक है। और इसका रोल क्या होता है प्यूपल का, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे लेंस से गुजरेगी, ठीक है। तो प्यूपल के साइज़ की मदद से लाइट के अमाउंट को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, वो डायग्राम यहाँ पे मेंशन नहीं की, वो डायग्राम भी आपके बुक के अंदर होगी कि प्यूपल का साइज़ जो है वो कब कम होता है और कब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो डिम लाइट होती है उसके अंदर प्यूपल का साइज़ जो है वो डायलेट कर जाता है, ठीक है। और जो ब्राइट लाइट होती है उसमें प्यूपल का साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक है। और इसमें पता है आयरिस के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। आयरिस के अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स और ऐसे रेडियल मसल्स, ठीक है। तो जब रेडियल मसल्स, ये वाले रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो प्यूपल का जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, इस तरह से बड़ा हो जाता है। और जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्यूपल का साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक है। तो आपको फिर पता होना चाहिए सर्कुलर मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ब्राइट लाइट हमारी आंखों के ऊपर पड़ती है, ठीक है, और जब डिम लाइट पड़ती है, ठीक है, या कम रोशनी में, अंधेरे में, प्यूपल का साइज़ बड़ा कब होता है, जब ये वाले रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पेपर में पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे मेंशन है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया या फिर हाइपर मायोपिया और मायोपिया। तो वो आपसे पेपर में पूछ सकता है ऐसे ना, इस तरह से सिर्फ इतनी सी डायग्राम बना के आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सा डिसऑर्डर है आई साइट का ना। तो इसमें आपने ये जहन में रखना है कि जिसमें इमेज, ये है ना, ये वाला फोकसिंग पॉइंट ये बता रहा है कि वो जो लाइट रेज़ हैं वो कहाँ पे फोकस हो रही हैं। लाइट रेज़ को हमेशा फोकस होना चाहिए रेटिना के ऊपर। अगर वो रेटिना से आगे फोकस हो रही हैं, उनका फोकसिंग पॉइंट रेटिना से आगे बन रहा है, तब भी ये मसला है। और अगर इनका फोकसिंग पॉइंट रेटिना के पीछे बन रहा है तब भी ये मसला है, ठीक है। जो मायोपिया होती है इसे हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब इन बंदों को करीब की चीज़ें तो नज़र आती हैं लेकिन जो दूर की चीज़ें होती है ना उनकी इमेज रेटिना के आगे बनती है, ठीक है। अब रेटिना के आगे क्यों बनती है, इन बंदों के अंदर किसी वजह से जो आई बॉल का साइज़ होता है वो
बड़ा हो जाता है या फिर लेंस के अंदर कोई ख़राबी हो जाती है। तो जब आई बॉल का साइज़ बड़ा हो जाता है किसी वजह से, तो फिर जो दूर की चीज़ें होती हैं उनकी इमेज रेटिना के ऊपर बनने की बजाय रेटिना के आगे बनती है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हमारा ये जो लेंस होता है ना, इसके साइज़ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जिसकी वजह से यानी इसकी भी हद है, लेंस के भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एक हद है। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, ये जो लेंस होता है ना, ये हमारी आंखों के अंदर ये होता है बाय कन्वेक्स। ठीक है, ये लेस कन्वेक्स भी हो सकता है, ऐसे थिन भी हो सकता है और ऐसे थिक भी हो सकता है। इसके थिन और थिक होने की एक हद होती है। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा लेंस के अंदर भी किसी ख़राबी की वजह से जो इमेज होती है वो दूर की चीज़ों की इमेज जो है वो रेटिना के आगे बनती है। ठीक है, तो मायोपिया के अंदर क्या होता है, आपकी बुक के अंदर तो ये रीज़न लिखी हुई है कि आई बॉल का साइज़ बड़ा होने की वजह से जो दूर की चीज़ें होती हैं इनकी इमेज रेटिना के आगे बनती है। ठीक है, और इस तरह से अगर आपको एक ऐसी डायग्राम सामने आती है जिसमें इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनी हुई है, तो ये होती है हाइपरमेट्रोपिया। इसे लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, यानी इसमें दूर की चीज़ें तो नज़र आती हैं लेकिन करीब की चीज़ों की इमेज रेटिना के पीछे बनती है और इसमें आई बॉल का साइज़ किसी वजह से छोटा हो जाता है। ठीक है, अब ये आपने जहन में रखना है कि मायोपिया को क्योर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, ये वाला डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, और इसमें ये लेंस क्या करता है कि लाइट रेज़ पहले जब इससे गुजरती है ना, दूर की चीज़ों से आने वाली जब लाइट रेज़ इसके पास से गुजरती है वो थोड़ी सी डाइवर्ज होती हैं। ठीक है, ताकि उनका फोकसिंग पॉइंट रेटिना के आगे बनने की बजाय थोड़ा सा पीछे रेटिना के ऊपर बने। ठीक है, तो इसमें हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, और इसके अंदर हाइपरमेट्रोपिया के अंदर हम करीब की चीज़ों की इमेज रेटिना के ऊपर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, या कन्वर्जिंग लेंस। ये जो कन्वेक्स लेंस होता है ये फिर करीब की चीज़ों की इमेज रेटिना के पीछे बनाने की बजाय रेटिना के ऊपर बनाता है, यानी एक्स्ट्रा फोकसिंग पावर ऐड करता है ताकि पीछे फोकस होने की बजाय रेटिना के ऊपर फोकस हो। तो ये भी आपने जहन में रखना है। और कैसे करेक्शन की जाती है मायोपिया की और कैसे हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन की जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट ये ईयर के डायग्राम है, इसमें से आपसे सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में पूछ सकता है कि इनको आइडेंटिफाई करो और इनका काम क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकता है कोक्लिया को आइडेंटिफाई करो, इसका काम क्या होता है। जैसे यहाँ पे हियरिंग के रिसेप्टर्स होते हैं, जो हम सुनते हैं ना, उन सुनने के रिसेप्टर्स हमारी कोक्लिया के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कोक्लिया की मदद से हम सुनते हैं। और यूस्टेशियन ट्यूब जो है इसका काम होता है कान, इनर ईयर और मिडल ईयर, इन दोनों के दरमियान एयर के प्रेशर को मेंटेन रखना। ठीक है, तो ये यूस्टेशियन ट्यूब हमारे फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। तो यही आपसे इस ईयर वाले डायग्राम से आपसे पूछ सकता है सेमी सर्कुलर कैनाल, उनका फंक्शन जैसे पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन रखना, और पोस्चर और बैलेंस के रिसेप्टर इसके अंदर मौजूद होते हैं, और कोक्लिया और यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है स्केलेटन वाले चैप्टर से। तो इसमें वो ये पूछ सकता है आपसे कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो कैसे मूव करती है। बेसिकली हमारी बोन्स मसल्स की वजह से मूव करती हैं, हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से। और बोन्स जिन जगहों से मूव करती हैं वो होते हैं जॉइंट्स, यानी हमारी बोन्स जॉइंट वाली जगह से मूव करती हैं। और ज़्यादातर जगह पे जहाँ पे जॉइंट मूव कर रहा होता है, जहाँ पे जॉइंट मूव करता है वहाँ पे पेयर ऑफ मसल्स मौजूद होते हैं, यानी मसल्स का एक जोड़ा मौजूद होता है जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट काम करता है। यानी जब एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पहला रिलैक्स करता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं एंटागोनिज्म। ठीक है, तो उन मसल्स के पेयर को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आर्म की मूवमेंट के अंदर भी, आर्म का ये जो जॉइंट है एल्बो जॉइंट, इसकी मूवमेंट के अंदर भी आप इसी एंटागोनिज्म के फिनोमेना को देखेंगे। और आपको पता है इस एंटागोनिज्म के अंदर ज़्यादातर जगह पे ऐसा होता है कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो जॉइंट जो है वो बेंड हो जाता है। ठीक है, एक मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से जॉइंट बेंड हो जाता है। अब जिस मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से जॉइंट बेंड हो जाता है उस मसल को कहते हैं फ्लेक्सर मसल।
आपसे वो पूछ सकता है ऐसे कि फ्लेक्सर मसल कौन सा है, ऐसे ये डायग्राम इतनी सी बना के वो आपसे पूछ सकता है कि फ्लेक्सर मसल कौन सा है, और वो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करे और जो जॉइंट है वो स्ट्रेट हो जाए, उस मसल को कहते हैं एक्सटेंसर मसल। ठीक है, और इस फिनोमेना को एक्सटेंशन कहते हैं, जबकि ये जो फिनोमेना है इसे फ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं जो फ्लेक्सर मसल है वो है बाइसेप, यानी बाइसेप के कॉन्ट्रैक्ट करने से जो हमारी एल्बो जॉइंट है वो बेंड हो जाता है, और जो ट्राइसेप है वो है एक्सटेंसर मसल, यानी ट्राइसेप के कॉन्ट्रैक्ट करने से हमारा जो एल्बो जॉइंट है वो स्ट्रेट हो जाता है। यानी ट्राइसेप इन्वॉल्व होता है एक्सटेंशन में और बाइसेप इन्वॉल्व होता है यानी बाइसेप की कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है फ्लेक्शन में। तो ये फ्लेक्शन का फिनोमेना है, ये एक्सटेंशन का फिनोमेना है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी पूछ सकते हैं आपसे, फ्लेक्सर एक्सटेंसर मसल भी आपसे पूछ सकते हैं, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे अब इस पोजीशन में देखिए हमारी जो आर्म है, हमारा जो एल्बो जॉइंट है वो बेंड है, तो आपसे पूछ सकता है कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट है और कौन सा रिलैक्स। जब हमारी आर्म ऐसे बेंड होती है तो हमारा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है और ट्राइसेप रिलैक्स होता है। जब हमारी आर्म ऐसे स्ट्रेट होती है तो हमारा जो ट्राइसेप होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि बाइसेप्स रिलैक्स होता है। ठीक है, और एक और चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि ओरिजिन और इंसर्शन आपसे पूछ सकता है किसी भी मसल का, तो ये आपने जहन में रखना है। मसल का वो पार्ट जो कि मूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे हम कहते हैं इंसर्शन। जैसे देखिए ये वाला पार्ट मूवेबल होता है, ठीक है, और मसल का वो पार्ट जो कि इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है, जैसे ये देखिए ये शोल्डर बोन है, ठीक है, तो ये इमूवेबल बोन होती है, इसके साथ जो मसल का पार्ट जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो ये ओरिजिन है हमारे ये जो मसल्स है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, और ये जो इनका इंसर्शन है जो कि हमारी एल्बो बोन्स रेडियस अल्ना के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये इनका इंसर्शन है। तो ओरिजिन इंसर्शन भी आपसे इस डायग्राम से रिलेटेड ओरिजिन और इंसर्शन का भी क्वेश्चन आ सकता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन का भी क्वेश्चन आ सकता है, फ्लेक्सर एक्सटेंसर मसल कौन से हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इन दोनों डायग्राम्स में से आपसे पूछ सकता है कि जब आर्म बेंड होती है तो कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट है और कौन सा रिलैक्स है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से रिलेटेड डायग्राम है। तो आपको पता है जो क्वीन बीज होती हैं वो एग ले करती हैं, जो हनी कॉम्ब होता है, शहद का छत्ता होता है उसके अंदर। तो कुछ एग्स जो ड्रोन्स होते जो मेल होते कुछ एग्स को वो फर्टिलाइज़ करते हैं। ठीक है, तो वो फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं या तो क्वीन बी में या फिर वर्कर बी में, यानी ज़्यादा वर्कर बीज ही बनती हैं। और कुछ एग ऐसे होते हैं जो कि अनफर्टिलाइज रहते हैं, जो कि फर्टिलाइज नहीं होते, तो वो अनफर्टिलाइज एग जो हैं वो ड्रोन्स में चेंज हो जाते हैं, यानी ये मेल होते हैं। ठीक है, ड्रोन्स मेल होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आप जहन में रखें, अनफर्टिलाइज आपको पता है एग जो है वो होता है हैप्लाइड। हाँ, एग हैप्लाइड होता है और स्पर्म भी हैप्लाइड होते हैं। तो जब स्पर्म एग के साथ मिलता है ना, ठीक है, तो जो सेल बनता है या जो ऑफ स्प्रिंग बनता है वो डिप्लाइड होता है, यानी वर्कर्स और क्वीन बी ये दोनों डिप्लाइड होते हैं, यानी इनके अंदर हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ होती हैं। जबकि ये जो ड्रोन्स होते हैं ये हैप्लाइड होते हैं, यानी इनके अंदर हर एक क्रोमोसोम की 1 कॉपी होती है। ठीक है, ये हैप्लाइड होता है, ये बात आप जहन में रखिएगा इस डायग्राम के हवाले से। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम ये आपकी एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल से है। तो इसमें आपसे पूछ सकता है जैसे ये एम्ब्रियोनिक सैक है या फिर ये ओवरी है, उसके अंदर ये ओव्यूल पड़ा हुआ है, और उस ओव्यूल के अंदर, ठीक है, या फिर ये एम्ब्रियो सैक है, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से सेल्स मौजूद है, यानी ये जो एग सेल है इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। या फिर आपसे पूछ सकता है ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है, मैन स्पेसिफिकली फीमेल गेमेटोफाइट है, इसको आप फीमेल गेमेटोफाइट ही बोलेंगे, इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो नीचे माइक्रोपाइल होती है ना, ये ओपनिंग, इस माइक्रोपाइल के ऊपर जो सेल होता है ना उसे हम कहते हैं एग सेल। ठीक है, तो ये जो है एक मिनट, ये है एग सेल। ठीक है,
और इसके साथ में ये जो 2 होते हैं इन्हें हम कहते हैं साइनर्जिड्स, और ये जो ऊपर 3 होते हैं इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, और सेंटर में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं या फिशन न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, फ्यूजन न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जिनसे बनता है 3n एंडोस्पर्म टिश्यू। और ये जो एग होता है ना दरमियान वाला, इससे बनता है आगे जाके जाइगोट, ठीक है। और बाकी सारे फूड का हिस्सा बनते हैं। ये जो साइनर्जिड्स होते हैं ना, ये जो 2 सेल्स एग की सराउंडिंग में मौजूद होते हैं, इनका काम होता है कि जो पोलन ग्रैन के अंदर स्पर्म होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत गाइड करना ताकि वो एग के साथ फ्यूज़ कर सके, ठीक है। तो ये लेबलिंग आपसे पूछ सकता है इस एम्ब्रियोनिक सैक की, या जो फीमेल गेमेटोफाइट होती है उसकी लेबलिंग आपसे पूछ सकता है। अच्छा, इसके बाद ये डायग्राम, इसमें सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, यानी वो इस तरह से बगैर लेबल किए आपसे पूछ सकता है कि इनमें से सेल्फ पोलिनेशन कौन सी है और क्रॉस पोलिनेशन कौन सी है। ये जो दोनों है ना, ये सेल्फ पोलिनेशन है ए और बी, और सी जो है वो क्रॉस पोलिनेशन है। यानी जब एक पौधे के एक फ्लावर से पोलन ग्रैन उठकर उसी स्पीशी के दूसरे पौधे के फ्लावर के अंदर जाएं तो इसे हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। और अगर क्या हो कि एक पौधे के अंदर एक फूल से ही दूसरे फूल के पास पोलन ग्रैन जाए तो इसे भी सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। या फिर एक फूल के अंदर मेल पार्ट से उसी फूल के फीमेल पार्ट में पोलन ग्रैन जाए तो इसे भी सेल्फ पोलिनेशन ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन के बारे में आपसे पूछ सकता है कि डायग्राम आपको दी हुई होंगी और उनमें से आपने एपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन को देखना है। तो आपने ये जहन में रखना है कि जो कॉटिलीडन्स होते हैं ना, उन कॉटिलीडन्स के साथ अटैच होता है एम्ब्रियो, ठीक है। और इस एम्ब्रियो का वो पार्ट जो कॉटिलीडन की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ऊपर होता है उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल, और जो कॉटिलीडन की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से नीचे होता है, यानी इस पॉइंट से नीचे नीचे जो भी है ना, इसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। जब हाइपोकोटाइल इलोंगेट करता है तो कॉटिलीडन ज़मीन से बाहर चले जाते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब एपिकोटाइल इलोंगेट करता है तो कॉटिलीडन ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने जहन में रखना है। एपिजियल जर्मिनेशन के अंदर हाइपोकोटाइल इलोंगेट करता है, हाइपोकोटाइल नीचे वाला पार्ट इलोंगेट करता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, जिसकी वजह से कॉटिलीडन ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। यानी एपिजियल जर्मिनेशन के अंदर कॉटिलीडन ज़मीन से बाहर आ जाते हैं और हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर कॉटिलीडन ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बुक के अंदर एपिजियल जर्मिनेशन की एग्जांपल जो ऊपर लिखी है ना, पी, ये गलत है। पी के अंदर जो जर्मिनेशन होती है वो हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है। जैसे ये देखें यहाँ पे, ये है हाइपोजियल जर्मिनेशन। इन हाइपोजियल जर्मिनेशन एपिकोटाइल इलोंगेट्स और फॉर्म अ हुक, ठीक है, एंड कॉटिलीडन्स रिमेंड अंडरग्राउंड इन हाइपोजियल जर्मिनेशन। और इन एपिजियल जर्मिनेशन इलोंगेट करता है हाइपोकोटाइल, ठीक है। ये हाइपोकोटाइल जो है वो इलोंगेट कर रहा है, ये हाइपोकोटाइल, और फॉर्म अ हुक। और ये हाइपोकोटाइल इलोंगेट करता है और कॉटिलीडन आर पुल्ड अबव द ग्राउंड, ठीक है, आर पुल्ड फ्रॉम द ग्राउंड, और कॉटिलीडन ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। और इस जर्मिनेशन को हम कहते हैं एपिजियल जर्मिनेशन, ठीक है। तो एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल इलोंगेट करता है जिस वजह से कॉटिलीडन ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। तो जैसे ये बहुत सारे बीन्स के अंदर, ठीक है, जैसे मूंगफली के अंदर ये वाली जर्मिनेशन होती है, पीनट्स के अंदर कौन सी जर्मिनेशन होती है, एपिजियल जर्मिनेशन। और हाइपोजियल जर्मिनेशन की एग्जांपल पी जैसे हो गया, मेज़ जैसे हो गया, जैसे वीट हो गया, उन सब के अंदर होती है हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसके बाद ये सीड का जनरल स्ट्रक्चर है, तो सीड कोट, ठीक है, और ये कॉटिलीडन्स, सही है। तो ये आपने जहन में रखना है, सीड कोट, कॉटिलीडन्स, और ये दरमियान में ये है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के पार्ट्स एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा क्योंकि इस डायग्राम में वो इतने क्लियर नहीं है। तो ये एम्ब्रियो है, ये कॉटिलीडन है और ये सीड कोट है, बस इतना ही। अगर सीड के हवाले से डायग्राम आई तो इतना ही पूछेगा और साथ में उनका फंक्शन पूछ लेगा, जैसे कॉटिलीडन का पूछ लेगा और इसका फंक्शन पूछ लेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के हवाले से। तो इसमें आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर
स्पेसिफिक सेल्स होते हैं मदर सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसी तरह से फीमेल्स के अंदर मौजूद होते हैं oogonia, ये डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। और इन डिप्लॉइड सेल्स के अंदर माइटोसिस हो रही होती है हमेशा, जिनसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और प्राइमरी oocytes बनते हैं। ठीक है, तो आपसे पेपर के अंदर इस तरह से डायग्राम बनाकर वो पूछ सकता है कि स्पर्मेटोगोनिया, इन सबको लेबल करें। आपने सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर उसके बाद प्राइमरी oocyte, फिर जब मियोसिस 1 होती है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इधर बनते हैं और उधर सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी साथ में बनती है। और फिर जब मियोसिस 2 होती है तो यहाँ पे बनते हैं पहले स्पर्मेटिड्स या डेवलपिंग स्पर्म्स। फिर इन डेवलपिंग स्पर्म्स के अंदर हेड, टेल, नेक ये ऐड होता है और फिर ये मेच्योर स्पर्म बनता है। इसी तरह से जो सेकेंडरी oocyte होती है उसके अंदर मियोसिस 2 होती है और उनमें से एक मेच्योर एग यानी ओवम बनता है और साथ में सेकंड पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, तो ये लेबलिंग भी आपने जहन में रखनी है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अच्छा, इसमें वो पेपर के अंदर आपसे पूछ सकता है, जैसे ये ऊपर डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है इस डीएनए स्ट्रैंड से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, ठीक है, उस मैसेंजर आरएनए का कोड क्या होगा या फिर उस मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा। आपसे पेपर के अंदर वो इस तरह से पूछ सकता है, एक सीक्वेंस दे के AAGGCC कुछ भी। तो आपने ये जहन में रखना है जो आरएनए होता है ना उसके अंदर, वैसे तो आपको पता है ए जो है वो डीएनए के अंदर ए बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ डबल बॉन्ड और जी साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के, ऐसे डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा होता है। तो आरएनए तो होता ही सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन आरएनए के अंदर फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आरएनए के अंदर थायामीन नहीं होता, टी नहीं होता, उसके अंदर टी की जगह यू होता है। ठीक है, वैसे ए बॉन्ड तो टी के साथ बनाता है, लेकिन जहाँ पे भी ए आएगा ना डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर उसकी जगह पे आ जाएगा यू। पहले ए है फिर यहाँ पे यू, यानी अगर इस तरह का सीक्वेंस है तो आप ए के सामने यू लिखेंगे, ए के सामने यू, सी के सामने आपने जी लिखना है हमेशा, सी के सामने जी, जी के सामने आपने हमेशा सी लिखना है, जी के सामने सी के सामने जी, ए के सामने यू। इस तरह से अगर ऊपर यहाँ पे टी आ जाता है तो नीचे आपने ए लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सीक्वेंस आपने मैसेंजर आरएनए का बनाना है। और 3 न्यूक्लियोटाइड का जो एक सीक्वेंस होता है बगैर गैप दिए, ये पहली 3, ये दूसरी 3, ये तीसरी 3, ये अगली 3, तो ये एक होता है कोडान 3 न्यूक्लियोटाइड का, और एक कोडान कोड करता है एक अमाइनो एसिड को। ठीक है, और जब बहुत सारे अमाइनो एसिड इन कोडान को रीड करने के बाद अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ा जाता है तो फिर बनती है पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये जो डायग्राम है ये भी इम्पोर्टेंट है और ये आपकी जो इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है उससे ली गई है। तो इसमें ये कुछ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस की परसेंटेज है, यानी ये इतनी अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबली जो है वो एक्सक्रीट हो रही हैं या इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ हो रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज सबसे ज़्यादा 81%, और ये MCQs के वाले से भी इम्पोर्टेंट है। फ्लोरिनेटेड गैसेस की 3% परसेंटेज है, नाइट्रस ऑक्साइड की 7%, मिथेन की 10%। तो ये भी डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर के हवाले से है कि जब हमने कोई किसी सेल को जेनेटिकली मॉडिफाई करना होता है तो कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी सेल को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए हमें तो पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है। वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेते हैं किसी भी होस्ट सेल से, जैसे ह्यूमन सेल। अब एक और चीज़, बहुत सारे मकसद होते हैं ये जो किसी भी ऑर्गेनिज़म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए, यानी अगर हम उस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म से कोई प्रोटीन बनाना चाहते हैं जैसे इंसुलिन, तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन के किसी सेल से इंसुलिन का जीन लेंगे, फिर उस इंसुलिन के जीन को यानी ह्यूमन के डीएनए को कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से और इंसुलिन के जीन को अलग कर लेंगे। इसी तरह से अब इस इंसुलिन के जीन को अगर हम ट्रांसफ़र करें बैक्टीरिया के अंदर तो हम अकेले डायरेक्टली इस जीन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, हमें एक कैरियर की ज़रूरत होती है, उस कैरियर को बोला जाता है वेक्टर। ठीक है, तो हम उस वेक्टर को भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लेते हैं। ठीक है, और फिर इस इंसुलिन के जीन को इस वेक्टर के साथ, यानी ये जो वेक्टर डीएनए होता है, वेक्टर या कैरियर कोई डीएनए होता है। ठीक है, तो वो वेक्टर या कैरियर जो होता है उसके साथ हम अपने जीन को जोड़ देते हैं। ठीक है, लाइगेज एंजाइम की मदद से। अब इन दोनों के जोड़ने से जो कम्बिनेशन बनता है, जो डीएनए बनता है, उसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए।
फिर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर के अंदर आपसे वो पूछ सकता है, जैसे ये वाला पार्ट, यानी यहाँ पे कौन से एंजाइम यूज़ हुए इसको कट करने के लिए और इसको कट करने के लिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इनको जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ है, लाइगेज। ठीक है, इसके बाद इनके जोड़ने से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। तो इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये डायग्राम जैसे देखें, एनिमल्स के अंदर हम किस तरह से एनिमल क्लोनिंग करते हैं। तो एनिमल क्लोनिंग करने के लिए अगर हमने इस ए शीप की इसका क्लोन बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका न्यूक्लियस ले लेंगे, इसकी बॉडी के किसी भी सेल से हम न्यूक्लियस ले लेंगे जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। तो हम किसी दूसरी शीप से, यानी ये बी वाली जो शीप है, इस बी शीप से हम ले लेंगे एग सेल। ठीक है, आपको पता है ये जो एग सेल होते हैं ये होता है हैप्लाइड। ठीक है, इसके अंदर 1n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं, हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं। हम ये जो डोनर न्यूक्लियस लेते हैं ना, इसके अंदर 2n यानी डिप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। अब इस ये जो एग सेल होता है इसके न्यूक्लियस को रिमूव करवा लेते हैं और फिर जो डोनर न्यूक्लियस होता है उसको इस एग के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर हमारे पास ये जो अब स्ट्रक्चर बन गया ना, इसे आप जाइगोट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप नया न्यूक्लियस ट्रांसफ़र हो गया। फिर इस नए न्यूक्लियस को हम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट देते हैं तो वो ग्रुप ऑफ सेल में चेंज हो जाता है, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, फिर इस एम्ब्रियो को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक और शीप के अंदर। ठीक है, यानी ये सी शीप है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। फिर इसे स्पेसिफिक कंडीशंस दी जाती हैं, कुछ हार्मोनल्स थेरापी दी जाती है। तो फिर इस सी शीप से जो डी वाला ये बेबी ऑर्गेनिज़म बना है, ये डी वाला ऑर्गेनिज़म फिर किस जैसा होगा, जिससे हमने लिया था न्यूक्लियस, हू बहू बिल्कुल उस जैसा ही होगा, उसकी ही ये क्लोनिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है पेपर के अंदर।